Good morning, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 16th of June 2022, Thursday. Motivation of the day is, and the day came when the risk to remain tied in a bud was more painful than the risk it took to blossom. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल, जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। कैबिनेट क्लियर्स 5G ऑक्शन, नो चेंज इन प्राइस। तो फाइनली यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ने 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन को क्लियर कर दिया है, वाइल रिटेनिंग द रिजर्व प्राइस। इफ़ यू आर रेगुलरली फॉलोइंग माई न्यूज़ चैनल, यू मस्ट बी नोइंग कि जब ट्राई स्टैंड्स फॉर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जब ट्राई ने 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन को लेकर के गाइडलाइंस पब्लिश करी थी, तो उस समय जो रिजर्व प्राइस रखा था, जो मिनिमम फ्लो प्राइस ट्राई ने रखा था, उसको लेकर के जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं उनका ये कहना था कि जो ये रिजर्व प्राइस है, ये काउंटर पार्ट कंट्रीज़ या जो ग्लोबल एवरेज है उससे बहुत ज़्यादा है, और अप्रॉक्सीमेटली 90% रिडक्शन तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई को करना चाहिए इस रिजर्व प्राइस में, और यही रिक्वेस्ट उन्होंने ट्राई से भी करी थी। तो इसके बाद ट्राई ने दोबारा से गाइडलाइंस पब्लिश करी थी कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, और उस गाइडलाइन में अप्रॉक्सीमेटली 36% का रिडक्शन किया था, 36% का कट किया था इनटू रिजर्व प्राइस। तो रिजर्व प्राइस जो था उसमें अप्रॉक्सीमेटली 36% का रिडक्शन करके दोबारा से जो रिकमेंडेशंस थी, गाइडलाइंस थी 5G स्पेक्ट्रम को लेकर के, ऑक्शन को लेकर के, वो पब्लिश करी थी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, और लेटर ऑन उसको डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन DCC ने भी एक्सेप्ट कर लिया था उन रिकमेंडेशंस को। हालांकि उस समय भी जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी ट्राई के इस डिसीजन से। दे वर एक्सपेक्टिंग कि 90% का रिडक्शन तो रिजर्व प्राइस में होना ही चाहिए, दैट विल मेक द 5G स्पेक्ट्रम more sustainable, 5G technology more sustainable and more competitive in comparison to the other countries or counterpart nation। लेकिन इस सारी रिक्वेस्ट के बावजूद भी ट्राई ने कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया, और डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन DCC, जो बेसिकली प्राइसिंग को लेकर के एक एपेक्स बॉडी है, उसने भी ट्राई के इस नए रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया था। तो कल जो यूनियन कैबिनेट ने 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन जो अप्रूव किया है, उसमें सेम प्राइस को, सेम रिजर्व प्राइस को ही रिटेन किया। इट मीन्स 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन में जो रिजर्व प्राइस है, मिनिमम प्राइस है, फ्लो प्राइस है, वो सेम ही रखा है जो दोबारा से ट्राई ने रिकमेंड किया था, उसमें कोई चेंज नहीं किया है यूनियन कैबिनेट ने। तो 2018 का जो स्पेक्ट्रम रिजर्व प्राइस था उसको रिव्यू करके 36% तक ट्राई ने ऑलरेडी रिड्यूस कर दिया था, बट उतना नहीं किया था जितना डिमांड कर रही थी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 90%। और अब इस अप्रूवल के बाद से एंड ऑफ जुलाई से जो 5G स्पेक्ट्रम है उसके कुछ स्पेक्ट्रम बैंड्स का एलोकेशन, या हम कह सकते हैं ऑक्शन, जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक और डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया है यूनियन कैबिनेट ने। कौन सी डिमांड है? दैट इज़ कैप्टिव प्राइवेट नेटवर्क। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ चैनल तो आपको पता होगा कि कैप्टिव प्राइवेट नेटवर्क क्या है। बेसिकली एक स्पेक्ट्रम का ऐसा बैंड जो कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस को एलोकेट किया जाएगा, जिससे कि वो अपनी जो 5G स्पेक्ट्रम और टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं उसको कंडक्ट कर सकें प्राइवेटली। जैसे कैप्टिव माइंस होती हैं कि अपने खुद के यूज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशन माइनिंग करते हैं, कंपनीज माइनिंग करती हैं, उसी तरह प्राइवेट नेटवर्क, कैप्टिव प्राइवेट नेटवर्क का भी प्रोविज़न रखा था ट्राई ने, और उसको लेकर के जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं वो बहुत क्रिटिकल थी। उनका ये कहना था, इवन कई बार एसोसिएशंस ने भी ट्राई को या गवर्नमेंट को बोला कि इस कैप्टिव प्राइवेट नेटवर्क के प्रोविज़न को हटाइए, क्योंकि इसकी वजह से जो 5G स्पेक्ट्रम है, जो 5G स्पेक्ट्रम का एलोकेशन है, ऑक्शन है, जो टेक्नोलॉजी है, दैट विल नॉट बी सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल फॉर टेलीकॉम कंपनीज। हमारे लिए सस्टेनेबल नहीं होगी, क्योंकि अगर आप जो एंटरप्राइज हैं, जो कि हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे बिजनेस मॉडल का, अगर उनको उनके खुद के प्राइवेट कैप्टिव नेटवर्क दे देंगे तो हम क्या सिर्फ हाउस होल्ड को ही स्पेक्ट्रम, या हम केवल हाउस होल्ड को ही 5G सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे? अगर ऐसा है तो दैट बिजनेस मॉडल विल नॉट बी सस्टेनेबल। हालांकि इतनी रिक्वेस्ट के बावजूद भी
Cabinet has permitted the enterprises to run the captive private network with direct allocation of spectrum by the Department of Telecommunication. तो अब जो डॉट है वो कंपनीज को डायरेक्टली एलोकेट करेगा प्राइवेट नेटवर्क, और कंपनीज उसे अपने प्राइवेट पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर सकेंगे। तो ये इस पर्टिकुलर डिसीजन के बाद से फ़िलहाल के लिए जो टेली कम्युनिकेशन कंपनीज हैं दे आर वेरी अपसेट, क्योंकि वो उनका पूरा इंटायरली उनका जो बिज़नेस मॉडल है उसको चेंज कर दिया। क्योंकि कंपनी से कहना था कि जो भी प्राइवेट कंपनीज़ को, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को जो भी सर्विसेज चाहिए 5G स्पेक्ट्रम में वो हम प्रोवाइड करेंगे उन्हें। लेकिन अगर आप उन्हें प्राइवेट नेटवर्क उनका दे देंगे तो इन दैट केस दैट पर्टिकुलर सिचुएशन विल नॉट बी feasible, will that particular business model will not be feasible for us. So enterprises have also been allowed to lease the spectrum from service provider to run a network. इसके अलावा अगर कंपनीज चाहें, प्राइवेट कंपनीज चाहें, तो वो जो इंटरप्राइजेस हैं उनसे डायरेक्टली भी सर्विस प्रोवाइडर से डायरेक्टली भी स्पेक्ट्रम ले सकती हैं। हालांकि डॉट इस पर्टिकुलर इशू पर तैयार नहीं था, लेकिन इसको भी अलाउ कर दिया गया। तो अगर आप चाहें तो डॉट से प्राइवेट नेटवर्क ले सकते हैं फ्योर एंटरप्राइज, और या चाहें तो जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनसे भी ले सकते हैं। हाउएवर द पेमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम कैन बी made annually through 20 equal installments to be paid at the beginning of each year, keeping in mind the telecom कैश फ्लो इश्यूज़। अब ये बात आती है कि अगर जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन होगा, ऑक्शन होगा, उसमें पेमेंट का क्या मेथड होगा। तो 20 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया जाएगा। क्यों ये इंस्टॉलमेंट का सिस्टम रखा? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस समय AGR के इशू की वजह से, टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में डिस्ट्रप्शन की वजह से जो कम्युनिकेशन कंपनीज हैं, टेलीकॉम कंपनीज हैं, दे आर बेसिकली सफरिंग फ्रॉम द कैश फ्लो प्रॉब्लम, कैश फ्लो इशू, जिसमें वोडाफोन, आइडिया जैसी कंपनीज तो बहुत बड़े इश्यूज सफ़र कर रही हैं। उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने जो 5G स्पेक्ट्रम है उसके पेमेंट को ईज़ कर दिया है 20 इंस्टॉलमेंट में, कि आप चाहें तो 20 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट दे सकते हैं स्पेक्ट्रम एलोकेशन के लिए। अपार्ट फ्रॉम इट, बिडर वुड हैव been given an option to surrender the spectrum after 10 years with no future liabilities on balance installment। और अगर बिडर को लगता है या जो इंडिविजुअल कंपनी है उसको ये लगता है कि नहीं, ये जो स्पेक्ट्रम उसने 10 साल पहले ख़रीदा था 5G स्पेक्ट्रम, ये सस्टेनेबल नहीं है, वो कोई भी इस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम से किसी भी तरह का प्रॉफिट या रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो कंपनीज को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करी गई कि वो सरेंडर कर सकते हैं उस स्पेक्ट्रम को इवन आफ्टर द 10 ईयर्स। तो कुछ रिलैक्सेशन के साथ, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी के साथ 5G ऑक्शन को कल अप्रूव कर दिया गया। कुछ प्रोविजंस पर तो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैप्पी हैं और कुछ प्रोविजंस पर उनके अपने रिजर्वेशन है। फिलहाल के लिए जो मोस्ट ऑफ द जो रिकमेंडेशंस ट्राई ने दी थी अप्रैल की रिव्यू मीटिंग में, उन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करते हुए यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट लेवल? 72 गीगाहर्ट्ज क्वांटम ऑफ स्पेक्ट्रम टू बी ऑक्शन across the various band. This is the base price. 36% reduction has already been done by TRAIs on the basis of 2018 recommendation. July 8, final date for submission of the application, and July 26, spectrum auction will be begin. Enterprises are allowed to run the private captive network, and they are allowed to purchase it directly from the dot in spite of the COAI protest we have discussed since long. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। कोल मेंट टू हैव अ जस्ट ट्रांजिशन डिवीजन। तो पहली बार जो यूनियन कोल मिनिस्ट्री है उसमें एक ट्रांजिशन डिवीजन बनाया जाएगा, और इसका बेसिक पर्पस क्या होगा? इस पर्टिकुलर डिवीजन का काम होगा कि सस्टेनेबल कोल माइनिंग क्लोजर प्लान ये डिवीजन ड्राफ्ट करेगा फॉर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन ड्राई फ्यूल। और इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने अप्रॉक्सीमेटली $1.1 मिलियन की जो एड है वो प्रोवाइड करी है, और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी प्रिपेयर करने की बात कही है इन कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर, स्पेशली द माइन वर्कर्स यूनियन, क्योंकि सबसे ज़्यादा अपोजिशन वहीं से देखने को मिलेगा क्लोजर प्लान को लेकर के। And this is the first time since India has announced its net carbon emission zero target for financial year or for year 2070, जब और
जब इस अनाउंसमेंट के बाद से पहली बार जो सस्टेनेबल कोल माइन क्लोजर प्लान्स है उनकी प्रिपरेशन के लिए ट्रांजिशन डिवीजन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल को प्रोवाइड किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो जस्ट ट्रांजिशन इंश्योर द सेफ लाइवलीहुड, land restoration and reclamation near the mining एरिया। तो ये जो सारे इश्यूज़, अगर कोई माइन क्लोज होगी तो वहाँ पर जो लाइवलीहुड उसको कैसे दोबारा से रीस्टैब्लिश किया जाएगा, रिहेबिलिटेट किया जाएगा, कैसे लैंड रिस्टोरेशन हो सकता है, लैंड की जो क्वालिटी थी, फर्टिलिटी क्वालिटी, जो फॉरेस्टेशन था उसको कैसे रिस्टोर किया जाएगा, माइनिंग एरिया में जो रिक्लेम्स आएंगे कि जिसकी लैंड थी उसको कैसे सेटल किया जाएगा, ये सारे इश्यूज़ को ये ट्रांजिशन डिवीजन जो है वो देखेगा। एंड डेफिनेटली ऐसी माइंस जो कि सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है उनको क्लोज करना भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा ट्रेड यूनियन के साइड से। तो ये जितने भी सारे इश्यूज़ हैं, री एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द कम्युनिटीज़, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन डिपेंडेंट ऑन द कोल, एलाइड इंडस्ट्री वंस द माइन इज़ शट डाउन, ये सारे इश्यूज़ जो हैं उसको ये ट्रांजिशन डिवीजन हैंडल करेगा और इसके लिए वर्ल्ड बैंक जो है वो एड प्रोवाइड करेगा। तो डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर ट्रांजिशन डिवीजन विल हेल्प द इंडिया टू अचीव इट्स एम्बिशियस टारगेट ऑफ ज़ीरो कार्बन एमिशन सिंस 2070 और जिसमें कोल इंडिया ने ऑलरेडी जो पुरानी माइंस है उनको शट डाउन करना शुरू कर दिया है एंड द एरिया नीडेड टू बी रीस्टोर टू प्री माइनिंग कंडीशन। डेफिनेटली अगर माइंस क्लोज हो रही तो उसका इम्पैक्ट आसपास के सभी एरिया पर पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पर पड़ेगा और उसको रीस्टोर करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत होगी। ये सारा जो इशू है, चैलेंज है, ये ट्रांजिशन डिवीजन हैंडल करेगा एंड दिस इज़ अ वेरी अप्रिशिएटिंग स्टेप। अ रीसेंट टास्क कंप्लीशन रिपोर्ट of the Ministry of Coal indicated that the World Bank has already prepared a preliminary project report और बहुत जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा तो ये ट्रांजिशन डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा and this will help the India to achieve its ambitious target of zero carbon emission since 2070। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 that is given on page number 6 of Business Standard। India EU look to make fresh start on trade deal। इसके अलावा एक और न्यूज़ साथ में ही दी हुई है दैट इज़ गोयल स्पेशल प्रोविजन फॉर ईएम्स नॉन नेगोशिएबल। जैसा कि हम सभी को पता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस चल रही है और उस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में इंडिया के साइड से जो हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं उन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को और उसमें बहुत सारे इश्यूज़, फिशरीज से रिलेटेड इश्यूज़, आईपीआर से रिलेटेड इश्यूज़, कोविड-19 वैक्सीन से रिलेटेड इश्यूज़, जो अदर सब्सिडीज़ हैं उससे रिलेटेड इश्यूज़ पर डिस्कशन हो रहा है। जितने मेंबर कंट्रीज़ हैं वो अपने अपने इश्यूज़ को फ्रंट उस पे फोरम पे रख रहे हैं। इंडिया ने भी बहुत सारे इश्यूज़ आईपीआर, कोविड-19 वैक्सीन, फिशरी, इन सब को लेकर के अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। इसके बाद से अभी जो रीसेंट डिस्कशन हुआ है उसमें जो हमारे यूनियन और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं मिस्टर पीयूष गोयल, उन्होंने क्लियरली इंडिकेट कर दिया है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में ये ऐसे जो भी नेगोशिएशन हो रहे हैं जहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो डिफरेंस और स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जिसको हम SNTD भी बोलते हैं, उसके रिमूवल को लेकर के या उसको हटाने को लेकर के जो भी डिस्कशन या जो भी एग्रीमेंट हो रहे हैं या होने वाले हैं, दे ऑल आर नॉन नेगोशिएबल मैटर फॉर इमर्जिंग इकोनॉमी। मतलब WTO के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर वो इस बात का कोशिश कर रहे हैं, इस बात का ट्राई कर रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो भी स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है वर्ल्ड ट्रेड में वो रिमूव कर दिया जाए, तो ये मैटर इस पर्टिकुलर फोरम में नॉन नेगोशिएबल। इट मीन्स हम डिस्कस ही नहीं करेंगे, इस पर काम करने की तो बात बहुत दूर की बात है, हम इस इशू को डिस्कस ही नहीं करेंगे क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन इस समय चल रही हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को और डेवलपिंग नेशंस को स्पेशल प्रोविजंस की ज़रूरत है जस्ट फॉर इकोनॉमिक सपोर्ट, क्योंकि जो गैप है डेवलपिंग और डेवलप मेंबर्स में वो ओवर द डिकेड्स, अगर हम डिकेड्स का डेटा उठाएं तो वो नैरो डाउन नहीं हुआ है। क्योंकि जब ये स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का प्रोविजन WTO में लाया गया था तो ये सोचकर लाया गया था कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू दिस SNTD प्रोविजन, और जब डेवलप कंट्रीज़ के ऑन पार आ जाएंगी इन दैट केस ये जो ट्रीटमेंट है स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ये रिमूव कर दिया जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर हम डेटा देखें, अगर हम डिकेड्स में देखें तो जो गैप है डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज़ और मेंबर कंट्रीज़ के बीच में ये कम होने की बजाय और ज़्यादा वाइडन हुआ है
कुछ एरियाज़ में, और इसकी वजह से जो एस.एन.डी प्रोविजंस हैं देयरफॉर दे कंटिन्यू टू बी रेलिवेंट, और अभी फ़िलहाल के लिए दे ऑल दीज प्रोविजंस आर नॉन नेगोशिएबल. एटलीस्ट इंडिया विल नॉट नेगोशिएट और ready to negotiate on these matters, Goel said at a thematic session on WTO reforms at Global Trade Body's 12th Ministerial Conference in Geneva. क्लियर कर दिया फिशरीज डील को भी लेकर के इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर किया था मिस्टर गोयल ने कि वी आर नॉट रेडी टू रिमूव एनी सॉर्ट ऑफ सब्सिडी. और इसके अलावा जो जिस तरह से इंडिया अपने स्ट्रॉन्ग अपने पॉइंट्स को रख रहा है, इसके अलावा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू जो इंडिया कई सालों से कहता हुआ आ रहा है, प्रेशराइज करता हुआ, दैट इज़ अ रिफॉर्म डब्ल्यूटीओ. और केवल डब्ल्यूटीओ में ही रिफॉर्म्स नहीं, इंडिया बहुत सारे जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, मल्टी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें रिफॉर्म्स की बात करें, चाहे वो IMF हो, चाहे वो डब्ल्यूटीओ हो, चाहे वो UN हो. अब जो कि WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो डेफिनेटली इंडिया इज स्ट्रांगली सपोर्टिंग द रोबस्ट WTO रिफॉर्म्स एंड मॉडर्नाइजेशन agenda that will be more balanced, more inclusive and preserve the core principle of current multilateral system. इंडिया का कहना है कि जब WTO फॉर्म हुआ था उससे लेकर के आज तक जो इकोनॉमिक ऑर्डर है, वर्ल्ड ऑर्डर है, उसमें बहुत सारे चेंज हुए हैं, और इस चेंज की वजह से अब WTO में बहुत इंपॉर्टेंट रोबस्ट रिफॉर्म की ज़रूरत है, जिससे कि ऐसे कंट्रीज़, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़, इमर्जिंग कंट्रीज़ और अंडर डेवलप कंट्रीज़ या लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ जो हैं, उनको इक्वल पार्टिसिपेशन इस फोरम में मिल सके. तो एक इंक्लूसिव और बैलेंस्ड प्लेटफॉर्म प्रिपेयर करने की ज़रूरत है थ्रू द रोबस्ट WTO रिफॉर्म, और इंडिया इस रिफॉर्म को स्ट्रॉन्गली सपोर्ट करता है. डेवलप कंट्रीज आर ऑफ व्यूज दैट डेवलपिंग कंट्रीज आर बाईपासिंग द रूल्स ऑफ WTO इन द नेम ऑफ सेल्फ प्रोक्लेम डेवलपमेंटल स्टेटस. और स्टेटस को लेकर के भाई कौन सी कंट्री डेवलपिंग है, कौन सी अंडर डेवलप है, कौन सी लीस्ट डेवलप है, कौन सी इमर्जिंग है, इसके क्लासिफिकेशन को लेकर के भी जो डेवलप इकोनॉमीज हैं वो हमेशा से कंट्रोवर्सी करते हैं. उनका ये कहना है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ये एक्चुअली डेवलप हो चुके हैं, ये जानबूझ के अपने आप को डेवलपिंग कंट्रीज़ या इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के स्टेटस या कैटेगरी में रखे हुए हैं, जिससे कि इनको जो स्पेशल प्रोविजन या स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है WTO में वो मिलता रहे. डेवलपिंग नेशंस सच एज इंडिया हैव कॉल फॉर द स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, जबकि बहुत सारे कंट्रीज से स्पेशली US का ये कहना है कि इंडिया जो है वो डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट में आ चुका है. अननेसेसरी और जानबूझकर ये लोग अपने आप को डेवलपिंग कंट्री या इमर्जिंग इकोनॉमीज़ की लिस्ट में रखते हैं, जैसे कि इनको स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट WTO में या स्पेशल रिलैक्सेशन या फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके. हालांकि इंडिया ने अभी फ़िलहाल के लिए इस पर्टिकुलर इशू पर अपना पॉइंट नहीं दिया, लेकिन जो रिफॉर्म की बात है उसको लेकर के इंडिया ने स्ट्रांगली सपोर्ट किया है. इसके बाद जो एक और न्यूज़ दी हुई है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड ही, उसको भी हम यही डिस्कस करेंगे. इंडिया EU लुक टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट ऑन ट्रेड डील. ब्रेक्जिट के बाद से अगर हम देखें तो ब्रेक्जिट के बाद से इंडिया और EU के बीच में जो ट्रेड डील साइन होने थे उसको थोड़ा सा इम्पेटस मिला था, लेकिन कई सारे रीजंस, कई सारे इश्यूज़ की वजह से इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो ट्रेड डील साइन होनी थी वो हॉल्ट हो जा रही थी, स्टॉल हो जा रही थी. बट अब चूंकि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में दोनों ही कंट्रीज़, दोनों ही रीजन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो मिले हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया है फ्राइडे को दैट दे विल again start the negotiation towards the FTA that has been stuck for क्लोज टू 9 years, जो 9 सालों से अप्रॉक्सीमेटली स्टॉल्ड कंडीशन पर पड़ा है. अब उसको दोबारा से उस नेगोशिएशन को रिवाइव किया जाएगा जस्ट टू रीच अ कंसेंसस सो दैट दीज टू रीजन कैन साइन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. अगर EU की बात करें तो EU इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए बहुत सारे जो एग्रीमेंट्स हैं स्पेशली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो EU के साथ नहीं हैं इंडिया के. और इसको ऐसा नहीं कि आज इसको लेकर के कोशिश नहीं करी गई, बहुत बार नेगोशिएशन स्टार्ट किया गया, लेकिन कुछ इश्यूज़ को लेकर के ये नेगोशिएशन स्टॉल हो गया. रिसेंटली हम सभी को पता है कि इंडिया ने ट्रेड डील साइन करी हैं UAE और ऑस्ट्रेलिया के साथ में, और UK के साथ में, ब्रिटेन के साथ में वो भी डील साइन होने वाली है. तो अब जो नेक्स्ट टारगेट है इंडिया के लिए वो यूरोपियन यूनियन है. तो रिजम्पशन ऑफ नेगोशिएशन विद EU आफ्टर द
hiatus of almost 9 years beside the recent launch of the EU India Trade Technology Council, जो कि हमने कवर भी करा था इस न्यूज़ को। EU India Trade and Technology Council इस्टेब्लिश हुई है जो इस पर्टिकुलर नेगोशिएशन को आगे ले जाएगी। However, these negotiations are expected to be protracted. There are significant differences that needed to be bridged regarding all three pillars, that is goods, services and IP. ये इंपॉर्टेंट इश्यूज रहे हमेशा इंडिया, और अगर हम बात करें इन सब में से सबसे जो इंपॉर्टेंट इशू रहा है वो IPR का ही रहा है इंडिया और EU के बीच में। तो इसको लेकर के नेगोशिएशन होने हैं, दोनों ही साइड इस बात पर एग्री हुए हैं कि दोबारा से नेगोशिएशन स्टार्ट किया जाए फॉर अ बैलेंस्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड पैक्ट बिटवीन दीज टू रीजन, और जिसमें जो GI टैग है, IPR है, सर्विसेज हैं, इन सब को प्रॉपरली इंक्लूड किया जाए नेगोशिएशन में। दिस इज़ द graph for the key trade partner of India European Union trade in terms of billion। तो कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इंपोर्ट हुआ, and what is the trade balance। तो फाइनेंशियल ईयर 22 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 18 तक का डेटा दिया हुआ। अगर हम 18 में देखें तो इंडिया वॉज ऑन डेफिसिट सिचुएशन, बट लेटर ऑन हम सरप्लस की सिचुएशन में पहुंच गए हैं विद द ट्रेड रिलेशन अमंग ऑल यूरोपियन यूनियन कंट्रीज। तो हम देख सकते हैं, डेफिनेटली आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है ये डेटा, बट येस यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट कि हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ किस तरीके का ट्रेड चलता है, हम सरप्लस की सिचुएशन में हैं या डेफिसिट की सिचुएशन में हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेड बैलेंस। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। क्रेडिटर्स मे गेट पावर टू रिमूव लिक्विडेटर अंडर IBC। सो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड को अगर हम देखें, उसके 2-3 साल की रिपोर्ट देखें, तो इनिशियली जब ये कोड आया था तो ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था। बहुत सारे जो लॉन्ग पेंडिंग इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी के केसेस थे उसको रिजॉल्व किया था। लेटर ऑन पैंडमिक के ड्यूरेशन में इस पर्टिकुलर कोड की जो एफिशिएंसी थी, जो इफेक्टिवनेस थी, वो रिड्यूस हुई थी। अब IBC में भी बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं, और कई बार जो एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो डिमांड करते हैं कि IBC में भी अब रिफॉर्म की ज़रूरत है, क्योंकि पेंडेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और कुछ कुछ रिफॉर्म्स को तो गवर्नमेंट ने इनिशिएट भी कर दिया है। अभी रिसेंटली द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ प्रपोज्ड अ स्लीव ऑफ चेंजेस इन द लिक्विडेशन रेगुलेशन टू आयरन आउट द इनकंसिस्टेंसीज एंड मेक द लिक्विडेटर मोर अकाउंटेबल अंडर दिस पर्टिकुलर कोड। और इसी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इंश्योर करने के लिए, लिक्विडेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर करने के लिए क्रेडिटर्स को पावर दी जा रही है। क्रेडिटर्स मीन्स उस कंपनी के क्रेडिटर्स जो कि इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी में जा रही है, उस कंपनीज के क्रेडिटर्स को पावर दी जा रही है दैट दे मे, क्रेडिटर्स हेयर मीन्स कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, COC, जो डिसाइड करती है कि वेदर द कंपनी विल गो फॉर इंसॉल्वेंसी और रिफॉर्म। तो जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है दैट मे एक्ट एज अ स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमिटी, SSC की तरह काम करेगी, typically set up within 60 days from the date of commencement of liquidation to monitor the process from the start, and creditors it proposed can now replace the liquidator by a majority vote in case of conduct is not satisfactory। तो या अगर लिक्विडेशन की प्रोसेस डिले हो रही है या उन क्रेडिटर्स के अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो वो चाहें तो लिक्विडेटर को रिप्लेस कर सकते हैं विद वोटिंग राइट। COC आप सभी को पता होगा, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स होती है जो ये डिसाइड करती है कि कंपनी जो है वो, जो पर्टिकुलर कंपनी जो इंसॉल्वेंट हो गई है वो या बैंकरप्ट हो गई है, वो उसका फेट क्या होगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि लिक्विडेटर क्या होते हैं। ये लिक्विडेटर की रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, व्हाट आर द लिक्विडेटर्स। तो फिलहाल के लिए IBC की कोड को, प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए, फासन करने के लिए जो बोर्ड है वो कई सारे एक्शन ले रहा है, और उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन है जो बोर्ड ने सजेस्ट किया है। और अगर ये रिवीजन एक्सेप्ट हो जाता है तो क्रेडिटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे for insolvency and bankruptcy of any company। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। SBI increases lending rates, HDFC बैंक BOB डिपॉजिट रेट्स। जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था रिसेंटली कि RBI के रेपो रेट इंक्रीज के बाद से, RBI के पॉलिसी रेट रिवीजन के बाद से बहुत सारे बैंक्स जो हैं वो अपने डिपॉजिट रेट्स, लेंडिंग रेट्स को इंक्रीज करेंगे। और हमने रिसेंटली डिस्कस भी किया था कि कुछ बैंक्स ने, HDFC, ICICI बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह के कई सारे बैंक्स ने, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स ने अपने लेंडिंग रेट्स बढ़ा दिए थे। MCLR रेट्स जो थे वो इंक्रीज़ कर दिए थे। अब इसके बाद
जो अदर रिमेनिंग बैंक थे, जैसे कि जो कंट्री का सबसे बड़ा लेंडर है, पब्लिक लेंडर, दैट इज SBI, कंट्रीज लार्जेस्ट लेंडर, ऑन वेडनेसडे इंक्रीज इट्स मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट MCLR बाई 20 बेसिस पॉइंट। इसके बाद HDFC ने भी जो फिक्स डिपॉजिट के रेट्स हैं उनको इंक्रीज़, जो फिक्स डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट रेट हैं उनको इंक्रीज़ कर दिया। तो 2 करोड़ के अंदर जितने भी फिक्स डिपॉजिट्स हैं, FDs हैं, उन पर अब 25 बेसिस पॉइंट और 40 बेसिस पॉइंट का ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। डेफिनेटली अगर जो बैंक्स हैं वो लेंडिंग रेट में ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे तो उन्हें डिपॉजिट रेट्स पर भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो RBI के डिक्टेट के बाद से मोस्ट ऑफ द प्राइवेट एंड पब्लिक बैंक्स आर फॉलोइंग द ट्रेंड। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। रूपी क्लोजेस एट न्यू ऑल टाइम लो। US फेडरल रिजर्व के लेटेस्ट अनाउंसमेंट, जहां पर उसने इंटरेस्ट रेट में रिवीजन किया है, इस अनाउंसमेंट के बाद से जो इंडियन रुपी है उसने ऑल टाइम लो रजिस्टर किया, फ्रेश ऑल टाइम लो रजिस्टर किया ऑन वेडनेसडे। तो INR ने एक और फ्रेश लो रजिस्टर कर दिया। इट मीन्स जो इंडियन रुपी में कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, किस लेवल तक फॉल कर गया, दैट इज 78.07 तक INR फॉल कर गया। तो USD और INR एक्सचेंज रेट में अब आपको $1 चाहिए तो आपको 78.07 इंडियन रुपी देने पड़ेंगे, देन यू विल बी एबल टू परचेज दिस $1 दिस इज द बेसिक मीनिंग और सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ एक्सचेंज रेट. So after the revision of interest rate by US Federal, now Indian rupee has seen the another low, fresh low. On Monday, rupee had breached the 78 per dollar mark. Wednesday ko it has reached up to 78.07 per dollar. Definitely, Reserve Bank of India has been aggressively intervening in the foreign exchange market by simply selling the dollar, which prevented any sharp fall in Indian currency. Although, in spite of so many intervention, बहुत ज़्यादा support इंडियन करेंसी को नहीं मिल पा रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया जंप 6th प्लेस ऑन IMD's वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। तो इंडिया हैज़ विटनेस द शार्पेस्ट राइज among the Asian economies, with 6th position jump from 43rd to 37th rank on the annual World Competitive Index. So WCI index में, जो कि बेसिकली IMD इंडियन मैनेजमेंट डेवलपमेंट कंपाइल करता है, इस पर्टिकुलर रैंक में, कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रैंक में, इंडिया 43 पोजीशन से इंक्रीज करके 37 पोजीशन पर आ गया है, लार्जली ड्यू टू द गेन्स इन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस. तो डेनमार्क हैज़ मूव टू द top of 63 nation list, while the Switzerland slipped from the top ranking to the 2nd position, and Singapore remain in the 3rd spot from the 5th. So this is the list of top countries. India's position has improved from 43 to 37. तो आप याद रखेंगे, दिस रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD पब्लिश करता है। 63 कंट्रीज़ की रिपोर्ट है अप्रॉक्सीमेटली। इंडिया ने इम्प्रूवमेंट रजिस्टर किया है 43 से 37. इट मीन्स इंडिया में जो कॉम्पिटिटिवनेस, इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस वो इम्प्रूव हो रही है वर्ल्ड लेवल पे. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ट्रेड डेफिसिट हिट्स रिकॉर्ड हाई। इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुका है इन द मंथ ऑफ मे, अप्रॉक्सीमेटली 24.3 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट इंडिया ने रजिस्टर किया है इन द मंथ ऑफ मे, एंड दैट ऑल बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन. जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही है रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद से, उसका इम्पैक्ट हमारे इम्पोर्ट बिल पर क्लियरली विजिबल हो रहा है. और सबसे ज़्यादा अगर हम देखें कमोडिटीज़, डेफिनेटली इंपोर्ट बिल तो बढ़ ही रहा है इन्फ्लेशन की वजह से, जिस तरह से कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ रहे हैं. इसके अलावा जो हमारा इंपोर्ट है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि पैंडेमिक के ड्यूरेशन में हम सब सिचुएशन में आए थे, कहीं कहीं क्वार्टर्स में हमारा जो एक्सपोर्ट था वो इंपोर्ट से ज़्यादा था. अब चूँकि इंडियन इकॉनमी रिकवरी की फेस में है, तो डेफिनेटली हमें इंपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है. बीइंग अ इंपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी, हमारी डिपेंडेंसी बहुत सारी कंट्रीज़ पर है. तो अगर हम मई का डेटा देखें तो इस पर्टिकुलर मंथ में जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिला वो हमें गोल्ड के इंपोर्ट पर देखने को मिला. इंडिया में गोल्ड को लेकर के बहुत ऑब्सेशन है. तो जो गोल्ड का इंपोर्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली $2.8 बिलियन तक जंप कर गया, एज पर द रीसेंट डेटा रिलीज्ड बाय कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री.
और इससे पहले अगर मार्क द प्रीवियस हाईएस्ट मंथली ट्रेड डेफिसिट वाज अप्रॉक्सीमेटली $22.91 बिलियन, दैट वाज इन द मंथ ऑफ नवंबर। उसके बाद से थोड़ा सा हमें डिक्रीज देखने को मिला था ट्रेड डेफिसिट में, बट मई के मंथ में इंडिया ने अगेन एक एक नंबर हाईएस्ट नंबर रजिस्टर किया है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट मीन्स कि हमारा जो इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो रहा है, हम इंपोर्ट पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, एक्सपोर्ट से उतना अर्न नहीं कर पा रहे। सो दिस इज़ द वाइडन गैप। हालांकि इंडिया के केस में जो ट्रेड डेफिसिट है, इट इज़ अ नॉर्मल सिनेरियो, बीइंग अ इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री। हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो हमेशा ही एक्सपोर्ट से ज़्यादा हैं, और यही करंट गवर्नमेंट का फोकस है कि जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको बाहर के कंट्री से उसको रिड्यूस किया जाए, इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाया जाए। इंस्टेड ऑफ हैविंग द ट्रेड डेफिसिट वी शुड हैव द ट्रेड surplus. So this is the data of export and import. This blue line indicates the export, red line indicates the import in terms of dollar billion. तो अप्रैल 21 से लेकर के मई 22 का डेटा, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। हालांकि बहुत फ्लक्चुएशंस हैं ओवरऑल, फिर भी अगर हम देखें तो ये इंक्रीज ही हो रहा है विद द इंक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। द ट्रेड डेफिसिट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. That's a common scenario or common trend in case of India. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.